हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2023 अभी चल रही हैं। कुछ जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स में ये पेपर जो है फिजिक्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है और कुछ में अभी होना बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12 का पेपर कंप्लीट हो जाता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो पेपर है उसको अच्छी तरह से स्कैन करके पीडीएफ बना करके भेज दें ताकि उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक उपलब्ध करवाया जा सके। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 जिला 12 डिस्ट्रिक्ट 12 के जो फिजिक्स का पेपर है 12th क्लास का वो हमारे तक पहुंच गया है। उसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये जो पेपर है वो आप सभी बच्चों को सभी डिस्ट्रिक्ट्स के पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हाफ ईयरली के अंदर जो आपका सिलेबस है वो 100% रखा गया है और सभी जिलों के यदि हम इंपॉर्टेंट प्रश्न मिला लें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो आपका बोर्ड परीक्षा का जो 56 नंबर का पेपर होने वाला है, एटलीस्ट इन जिलों के सभी प्रश्न पत्रों में से ही 100% पेपर आपका आने वाला है। तो जो हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जिले हैं, उन सभी जिलों के अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर जो है वो आप लोगों को कम से कम पढ़ लेना चाहिए। जो बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेज आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा। तो आज बोर्ड परीक्षा 2023 की हाफ ईयरली में सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो अर्धवार्षिक का 12 जिले का आज की अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस भी बच्चे ने मुझे ये पेपर भेजा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से ही प्रश्न पत्र हमारे पास कलेक्ट होते हैं और उनका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ये जो पेपर था वो आपका 40 नंबर का यहाँ पे रखा गया है। हालांकि कुछ जिलों में पेपर का पैटर्न अलग रखा गया है, तो जो पैटर्न है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 फिजिक्स क्लास 12 3.25 घंटे का पेपर रखा गया है। वार्षिक परीक्षा का पेपर भी आपका 3.25 घंटे का ही रहने वाला है। वैसे तो वार्षिक परीक्षा में आपके 9 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और कुछ जिलों के अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पेपर है 12 जिले का उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रखे गए। चलिए फटाफट हम सब लोग मिलकर के इनके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोगों को भी अगर ये प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो आप प्रश्न पढ़ करके आप उसका वीडियो के स्क्रीन को पॉज कर लें और खुद से उसका आंसर सोचें। यदि आपको उसका आंसर आ रहा है तो बहुत बेहतर, और अगर नहीं आ रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न जो है 1 नंबर का, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न ये आपके चैप्टर नंबर 3 में से पूछा गया। अब विद्युत धारा की परिभाषा तो सर हम कक्षा 9-10 में ही पढ़ के आ रहे हैं। किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश या आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको थोड़ा इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से लिखना चाहिए। क्योंकि हम कक्षा 12 में हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक चालक तार है और ये इस चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से रिवर्स पीछे भी आ रहे हैं, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन पीछे आएंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हमें एक शब्द यहां पे जोड़ना चाहिए, आवेश के परिणामी प्रवाह की दर। यानी यहां से एक साइड में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें से हम ये जो पीछे की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनको ऊपर माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट चार्ज आ जाएगा, परिणामी आवेश आ जाएगा। तो किसी चालक तार में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले परिणामी आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में गाउस का नियम लिखिए। अब सर गाउस का नियम तो हमारे पास 2 आते हैं, एक विद्युत क्षेत्र के लिए और एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो जब तक आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लिखा जाए तो आप उसको पहले चैप्टर का गाउस का नियम मान करके ही आंसर लिखना है। तो गाउस का नियम किसे कहते हैं? किसी बंध पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंध पृष्ठ में रखे गए टोटल चार्ज सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। आप इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे और स्टेटमेंट के नीचे आप इसका फॉर्मूला जो है वो भी आप लोगों को लिखना चाहिए, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आप फॉर्मूला लिखेंगे तो बेहतर होगा, एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। तो प्रत्येक परिभाषा के लास्ट में आपको फॉर्मूला भी लिखना चाहिए।
तीसरा है चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, नति कोण को हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्रुवों के ऊपर इसकी जो वैल्यू होती है वो आप सब जानते हैं 90 डिग्री होती है। ये हमारा चैप्टर नंबर जो कौन सा है, चुंबकत्व है, जिसमें अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ वाला जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आप लोगों ने चुंबकीय याम्योत्तर वहाँ पे पढ़ा है, भौगोलिक याम्योत्तर आपने पढ़ा है। तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नति कोण का मान ध्रुवों के ऊपर 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा कितनी वैल्यू होती है, 0 डिग्री होती है। तो हमसे यहाँ पे ध्रुवों पे पूछा गया, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का केवल मात्रक लिखना है। तो सर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अगर आपको याद नहीं है, अगर याद है तो बहुत बेहतर, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हम लिखते हैं। तो ये फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को हम लिख सकते हैं टेस्ला, और इसको लिख सकते हैं हम मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर जो है वो आप यहाँ पे इसका मात्रक लिख सकते हैं, या फिर आप वेबर भी लिख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, वेबर भी होता है। तो दोनों आंसर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी सही है और वेबर जो है वो भी आपका सही है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी किसी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे हम हालांकि अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा में लिखते हैं, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो अगर आप ये लिखें कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से उसके पास रखी किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, तो ये परिभाषा बहुत बेहतर रहेगी। अगला प्रश्न हम पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 6, प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में क्या संबंध है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा, उसमें आपने आरएमएस वैल्यू, जो अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, इसमें हमसे वोल्टेज की बात कर रहा है, धारा की बात नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे आई का रिलेशन नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, शिखर मान को हम लिखते हैं वी नॉट अपॉन √2। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। केवल संबंध पूछा गया है तो आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ही लिखना है। आगे कह रहा है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप लोगों ने विस्थापन धारा को पढ़ा होगा। आपको याद होगा जहां पे हमने मैक्सवेल की 4 समीकरणें पढ़ी हैं, तो वहां से आप लोगों को विस्थापन धारा की जो डेफिनेशन है वो पढ़नी चाहिए। कुछ किताबों में विस्थापन धारा की परिभाषा को कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। आप यदि इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो हर एक चैप्टर का नाम वहां पे लिखा गया है और हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो चैप्टर नंबर 16, इवन मैं कहूं तो आपका चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा, 17वां चैप्टर, जो आरबीएससी की बुक में जो पहले हुआ करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी तो हालांकि उसको चैप्टर नंबर 8 में डाल दिया गया है। वहां पे आप लोगों को विस्थापन धारा जो है वो टॉपिक आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगा। 8वां टॉपिक है, 8वां प्रश्न है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आपको यहां पे लिख सकते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वैल्यू अनंत होती है। कितनी होती है, बोलो। बोलो बोलो जल्दी बताओ। समतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए दर्पण में हमने रिलेशन पढ़ा है F इज इक्वल्स टू R/2, क्लियर है। और समतल दर्पण जो है वो बिल्कुल प्लेन है, यानी ये किसी उस गोले का हिस्सा है जिसकी त्रिज्या R बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा कितनी है, अनंत है। तो जब इसकी त्रिज्या अनंत है तो डेफिनेटली फोकस दूरी भी अनंत हो जाएगी। तो यहां से आपसे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों पूछी जा सकती है। दोनों के प्रश्नों के उत्तर में आपको अनंत लिखना है समतल दर्पण के लिए, ठीक है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है निरोधी विभव का मान किसके ऊपर निर्भर करता है। तो निरोधी विभव का मान जो है वो पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जब गिरेगा तो उसकी आवृत्ति और हम तीव्रता को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो
अंतक विभव की वैल्यू होती है EV नॉट, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जो है, उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। और यहाँ से यदि हम E को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारे पास किसी भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब जो V नोट है, अब V नोट की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि साहब यहाँ से जो फोटोन आएगा उसकी आवृत्ति का मान यदि हम बढ़ा देंगे, उसकी आवृत्ति का मान यदि हम बढ़ा देंगे तो ज्यादा एनर्जी का प्रकाश आकर के गिरेगा, उसमें से h न्यू नॉट की एनर्जी तो कार्यफलन के रूप में वो खा जाएगा और बची हुई एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा के रूप में जाएगी। और बची हुई जो गतिज ऊर्जा है उसको रोकने के लिए हम अंतक विभव का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आप लोगों को यह बात क्लियर हो जाएगी कि अंतक विभव का जो मान है वो आने वाले प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही अंतक विभव निरोधी विभव की वैल्यू ज्यादा होगी। आप लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने इस तरह का ग्राफ पढ़ा होगा। 1 मिनट में आपको थोड़ा दोबारा बता देता हूं कि ये हमने यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान लिया था, यहाँ पे हमने वोल्टेज का मान लिया था। उसके बाद में हमने इस तरह का ग्राफ पढ़ा है कि जैसे जैसे आवृत्ति का मान बदलता है वैसे वैसे अंतक विभव की वैल्यू भी बदलती जाती है। तो ये जो निरोधी विभव है इसका मान तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, हर एक पदार्थ की वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको लिखना है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, 10वां प्रश्न कह रहा है नाभिकीय भट्टी में प्रयुक्त शीतलक का कार्य क्या है। जो हमारा न्यूक्लियस वाला चैप्टर नंबर 13 है, 13वां चैप्टर जो नाभिक वाला है, उसमें हम परमाणु भट्टी पढ़ते हैं। तो परमाणु भट्टी में हम पढ़ते हैं शीतलक का प्रयोग। तो शीतलक के रूप में हम साधारण जल का प्रयोग करते हैं। तो साधारण जल का उपयोग क्या है वहां पर कि उस नाभिकीय विखंडन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम जब बाहर काम में लेना चाहते हैं, जैसे जल के ऊपर जब जल के अंदर हम वो एनर्जी प्रवाहित करेंगे तो वो जो साधारण जल है वो भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो शीतलक का कार्य मुख्य रूप से उस ऊर्जा को उपयोग में लेना है, उस परमाणु भट्टी को या नाभिकीय जो भट्टी है उसके टेम्परेचर को ज़्यादा होने से बचाना है। अगर वहाँ पे शीतलक का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की वजह से उस भट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए प्लस नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है उसको उपयोग में लेने के लिए हम शीतलक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपने बहुत पुरानी किताबों में हुआ करता था, यहाँ पे तो नहीं है। कोबाल्ट 60 जो है उसका प्रयोग किया जाता है त्वचा रोग के निदान के लिए, स्पेशली अगर अपन बात करें कैंसर के उपचार के अंदर किया जाता है। तो ये पहला भाग था, इसके अंदर आपके 11 प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के हैं। अब भाग बी यहाँ पे शुरू हो जाता है जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ध्रुवण की परिभाषा लिखिए। तो हम लिखेंगे कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाला जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है और उस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी बनाना चाहिए कि ये प्रकाश इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है वो आपका अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, इस अध्रुवित प्रकाश को हम यहाँ पे एक ध्रुवक लगा देंगे और उस ध्रुवक के अंदर से जब इसको गुजारा जाएगा तो यहाँ से जो निकलने वाला प्रकाश है वो केवल एक ही दिशा में कंपन करेगा, इसके संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में या एक ही दिशा में कंपन करेंगे। इस प्रक्रिया को हम ध्रुवण कहते हैं। आप इसका स्टेटमेंट लिखें और उसके साथ में आप इसका ये डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। 13वां प्रश्न है कि भारत के घरों में भेजी जाने वाली एसी के लिए आवृत्ति और विभवांतर का मान कितना होता है। तो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी होती है 50 हर्ट्ज और जो विभवांतर होता है वो होता है हमारा 220 वोल्टेज। तो केवल आपको इनकी वैल्यू लिखनी है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। ठीक है साहब, एक दूरदर्शी है, एक टेलीस्कोप है, उसकी आवर्धन क्षमता m की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें 9 दे रखी है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजन किया जाता है तब नेत्रिका तथा अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है।
तो L के बराबर में हम लिखते हैं FO प्लस FE इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो M का यहाँ पे फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE। तो अगर मैं यहां से इसको मल्टीप्लाई करूं तो FO जो है वो हो जाएगा 9FE। कितना हो जाएगा? 9FE। तो FO की जगह हम यहाँ पे 9FE रखेंगे, प्लस FE यहाँ पे ऑलरेडी है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10FE। और 10FE के बराबर में वैल्यू आपकी चल रही है 20। 10 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो FE की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाती है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो सेंटीमीटर में है, तो FE की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर हो जाती है। और FE की वैल्यू जब आप 2 सेंटीमीटर यहां पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली FO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो FO जो है उसकी जो फोकस दूरी है वो आपकी 18 सेंटीमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान करके चलिए कि हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आने वाला है। तो ये जो 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है वो इस तरह का बन सकता है। आप सभी लोग वार्षिक परीक्षा के लिए भी इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण की यदि हम बात करें तो अवतल दर्पण हमारा ये हो जाता है, ठीक है। और ये अवतल दर्पण जो है वो इस तरह से बन करके आएगा। तो इसकी जो हमारी वक्रता त्रिज्या रहेगी वो हमारी नेगेटिव रहेगी। तो R इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर आप लोगों को लिखनी चाहिए। इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो F इज इक्वल्स टू रिलेशन होता है R/2। R की जगह लिखेंगे आप -60 डिवाइडेड बाई 2, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 60/2 लिख करके 30 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका आधा अंक यहाँ पे काट भी सकता है। बट यदि आप माइनस लिख करके चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का अगर आप यूज करके लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्यतिकरण और विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफ्रेंस। विवर्तन क्या होता है? डिफ्रैक्शन। व्यतिकरण और विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए, व्यतिकरण के लिए हमारे पास दो प्रकाश स्रोतों का होना जरूरी है। दो तरंगों के अध्यारोपण की वजह से व्यतिकरण बनता है, जबकि विवर्तन में यह आवश्यक नहीं है। विवर्तन केवल एक प्रकाश तरंग की वजह से भी क्रिएट हो सकता है। व्यतिकरण के अंदर हमारी जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, व्यतिकरण में जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट होती है, चमकीली होती है। लेकिन विवर्तन में जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है। व्यतिकरण के अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा तरंगों के अध्यारोपण की आवश्यकता होती है, विवर्तन में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आपकी बुक में, हमारे वीडियोज़ में, अगर अपन हमारे वीडियोज़ की बात करें तो आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो वीडियोज़ दिया गया, चैप्टर नंबर 12 के वीडियोज़ हैं, या आप चैप्टर का नाम देख करके प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ पे विवर्तन और व्यतिकरण के जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दो तरंगों के आयामों का अनुपात A1 और A2 है, तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ये यहाँ पे A7 जो है वो गलती से लिखा, मिसप्रिंट होकर के लिखा है, ये A1 रेशियो A2 है। तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब जो इंटेंसिटी है, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, और I2 की जो तीव्रता है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A2 स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा K, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी I1 इज इक्वल्स टू K A1 का स्क्वायर, I2 दिस इज इक्वल्स टू K A2 का स्क्वायर। जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर। तो दो अंक के जो प्रश्न है वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर बनाया गया वो बहुत सरल, बहुत आसान पेपर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के ऊपर बल, समान विद्युत क्षेत्र, बी केयरफुल। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं या हमारी क्लास के जो बच्चे हैं, उनको हमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा रखी है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के ऊपर बल और बल आघूर्ण के व्यंजक स्थापित कीजिए। तो समान विद्युत क्षेत्र में जब कोई डायपोल रखा जाता है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वीडियोज आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के जब आप देखेंगे तो।
ये आपको पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1 में। इसमें जब हम कोई डाइपोल रखते हैं तो इस डाइपोल के ऊपर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, इधर हो जाएगा हमारा माइनस क्यू चार्ज, और इस तरफ हम लिखेंगे प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो प्लस से बाहर निकलता है, माइनस पे अंदर की तरफ चलता है। तो माइनस की तरफ जो आकर्षित होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और प्लस की तरफ जो आकर्षित होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इस माइनस पॉजिटिव क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल्स टू लगेगा QE, ठीक है। और इधर जो लगेगा वो भी F इज इक्वल्स टू QE, क्योंकि चार्ज डाइपोल की परिभाषा में, द्विध्रुव की परिभाषा में हमने पढ़ा है दोनों आवेशकों का परिमाण बराबर होना चाहिए, ठीक है। और समान विद्युत क्षेत्र है तो E की वैल्यू भी बराबर होगी। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र बराबर है, बलों आवेश बराबर है, तो बलों की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसके अंदर जो बल है वो तो वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद में बात कर रहा बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का यदि अपन कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो टॉ इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा PE साइन थीटा का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। आगे कह रहा प्रत्येक स्थिति के लिए बल आघूर्ण के मान को ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक स्थिति यहाँ पे क्या हो सकती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला हमारा डाइपोल ऐसे रखा गया है, इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो फर्स्ट केस में आप लिखेंगे कि जब P वेक्टर एंड E वेक्टर बोथ आर पैरेलल, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो साहब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने से टॉ का मान 0 हो जाएगा। दूसरे केस में हमें इसे परपेंडिकुलर लंबवत रख लेना है, लंबवत रखेंगे तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो टॉ की वैल्यू हमारे पास PE हो जाती है। थर्ड केस की यदि अपन बात करें तो इसको अपन विपरीत दिशा में रख लेते हैं। विपरीत दिशा में रखने का मतलब क्या है, इधर हम रख लेते हैं हमारा प्लस क्यू चार्ज, और इधर हम रख लेते हैं हमारा माइनस क्यू चार्ज। तो इस केस में जो थीटा है वो आपका हो जाएगा 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है -1। तो माइनस साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 180 की वैल्यू अगेन आपकी 0 हो जाती है। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, 180 डिग्री का मान साइन थीटा के अंदर। तो अगेन आपका टॉ की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रत्येक स्थिति के अंदर, तीनों स्थितियों के अंदर आपको ये वैल्यू लिखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, चालक तार का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती, और चालक तार का जो समानुपाती का स्थिरांक लगाएंगे तो रो इज इक्वल्स टू L/A, और अब L बदलेगा तो R बदलेगा, A बढ़ेगा तो R घटेगा, लेकिन रो प्रतिरोधकता, अगर पदार्थ अलग अलग प्रकृति का है तो हमारा प्रतिरोध भी बदल सकता है, लेकिन किसी चालक के लिए, इसका मतलब हमारे पास चालक तो एक ही है। अब बात कर सकते हैं, हमारा दो कॉन्सेप्ट हो गए, लंबाई के समानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, और उसके अंदर जो टक्कर है वो स्पीडली हो जाएगी, और वो एक निश्चित दिशा में चल नहीं पाएंगे। तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ने से भी प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ता है। तो किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो इसके लिए आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट लिखने चाहिए। R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज एंटी प्रोपोर्शनल टू A, और नीचे नोट लिख करके लिखना चाहिए कि जो प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, लिख लीजिए R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जो बच्चे हमारे चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे लिखा जाता है। 100 कसकर लपेटे गए फेरों की संख्या, तो N इज इक्वल्स टू हम लिख लेंगे यहाँ पर 100। किसी ऐसी वृत्ताकार कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I इज इक्वल्स टू लिख लीजिए 1 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो कुंडली के क्षेत्र पर B जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लिखना है μ0 Ni/2 त्रिज्या को हम लिखेंगे R से, ठीक है। कैपिटल R से लिखा है या स्मॉल r से लिखा है, कैपिटल R से लिख दिया है। तो μ0 की वैल्यू लिख लीजिए 4 × 10⁻⁷
एन की वैल्यू दे रखी है, करंट दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। आप इसे सोल्व कर लेना, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए। फॉर्मूला आप लोगों को बता ही दिया। अब कैलकुलेशन जिसको आती है उसको तो आएगी, और जिसको नहीं आती है बिन तो चाहे कत्ती समझा दो, कोई फर्क को नहीं पड़े। अब 12वीं क्लास में आया, बाद में थे जोड़ बाकी मेरों थोड़ी सीख छो यार। अरे जोड़ बाकी तो सीख रखी होगी। भाग दय में पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा, सभी जिलों के जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो अगर आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो मैं कहता हूं 56 में से 50 से ज्यादा अंक का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में मिल जाएगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको लिखना। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है कि साहब आने वाली जो एनर्जी है वो एच न्यू है, उसमें से कुछ एनर्जी खा जाएगा कार्यफलन के रूप में, बची हुई जो एनर्जी है वो आपके पास के मैक्सिमम है। ठीक है, अब कह रहा है व्युत्पन्न कीजिए, तो व्युत्पन्न क्या करना है साहब, ये तो सीधा सीधा दे रखा है। अब यदि 2 नंबर का है और हमें व्युत्पन्न करना भी लिख दिया, बेसिकली तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए 1 नंबर का ही आता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया तो एक लाइन लिखने से 2 नंबर मिलने वाले नहीं है। सो दैट हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा और आगे घुमाना पड़ेगा, तो इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ओके, अब न्यू को आप लिख दो सी अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट, दिस इज इक्वल्स टू अगेन हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें से आप एच सी को कॉमन ले लो। ओके, एच सी आपका कॉमन आ जाएगा, पहले में बचेगा 1 अपॉन लेमडा, दूसरे में बचेगा 1 अपॉन लेमडा नॉट बराबर आपका अगेन 1 अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको 4-5 लाइनें आगे और लिख सकते हैं। वैसे इसका कोई औचित्य नहीं है, 2 नंबर का पूछ लिया इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, अन्यथा केवल 1 नंबर का प्रश्न यहां से परीक्षा में आता है। बोर्ड परीक्षा के लिए 1 नंबर का अंदर आप इसको मान करके चलें। बोर मॉडल की कोई 2 सीमाएं लिखिए। नील्स बोहर मॉडल एटम, चैप्टर नंबर हमारा हो गया 12 हो गया क्या? ओके, 12वां चैप्टर। नील्स बोहर मॉडल की कोई 2 सीमाएं लिखिए। नील्स बोहर मॉडल क्या कहता है? बार बार हमने साहब नील्स बोहर मॉडल में एक ही शब्द काम में लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही काम करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की कहानी ये नहीं समझा सकता। नंबर 2, नील्स बोहर की दूसरी परिकल्पना क्या थी? नील्स बोहर की दूसरी परिकल्पना क्या थी कि साहब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब पूर्ण गुणज होता है तो साहब ये एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा। अब निश्चित कक्षा में, क्वांटीकृत कक्षा में ही गति क्यों करेगा, इसका लॉजिक नील्स बोहर नहीं दे पाया। अगर और एक सीमा आप लिखना चाहें तो नील्स बोहर ने जो एटम है उसके नाभिक को स्थायी माना था। उसने कहा कि साहब नाभिक जो है वो परमाणु का स्थायी रहता है, स्थिर रहता है, ये मान करके चलिए स्थिर रहता है। अब स्थिर अगर नाभिक है तो साहब उसका द्रव्यमान अनंत होना चाहिए, तो ये बात भी नील्स बोहर नहीं समझा सका। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सब कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर वाले में है। जेनर भंजन और एवलांसी भंजन में अंतर लिखिए। साहब एवलांसी भंजन होता है वो हमारा सामान्य पीएन डायोड में होता है, सिंपल जो पीएन डायोड होता है, इसमें जो अशुद्धियां हैं, जो हम अपद्रवी अशुद्धियां मिलाई गई हैं, उनकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। और कम मात्रा होने की वजह से क्या होगा कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर, भंजन वोल्टता से ज्यादा वोल्टेज के ऊपर जब जाएगा तो साहब ये अचानक से करंट का मान ज्यादा हो जाएगा और ये जल जाएगा। लेकिन जेनर भंजन जो होता है उसके अंदर अशुद्धियों की मात्रा, जो अपद्रवी अशुद्धियां मिलाई गई हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है। मात्रा अधिक होने की वजह से इसमें जो ब्रेकडाउन की कंडीशन है वो थोड़े से करंट के ऊपर ही आ जाती है, थोड़े से करंट के ऊपर, थोड़े से वोल्टेज के ऊपर ही आ जाती है, छोटे से वोल्टेज के ऊपर भी आ जाती है। लेकिन इस स्थिति में जो हमारा डायोड है, जिसे हम जेनर डायोड कहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो खराब नहीं होता है। वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर भी यदि चला जाता है तो वो खराब नहीं होता। तो इस तरह से आप इसके 2 डिफरेंस लिख सकते हैं। 2 निवेशी संकेतों वाले नैंड द्वार का चित्र और सत्यमान सारणी, वाह बहुत सुंदर। हमारे चैनल के ऊपर जब आप चैप्टर नंबर 16 में या सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो जो लॉजिक गेट हैं या यूनिवर्सल गेट हैं उनको बहुत अच्छी तरह से, और इवन कंपटीशन लेवल के प्रश्नों को भी हमने बहुत अच्छे से तैयार करवाया है।
तो नैंड गेट की बात करें हम, ओके सर नैंड गेट की बात कर लीजिए, तो इसके अंदर आप पहले बेटा एंड गेट की सत्यमान सारणी बना लें, उसके बाद में नैंड गेट की बना लेना। तो ए इनपुट दिया, बी इनपुट दिया, वाई आउटपुट आया, और ये वाई आउटपुट आपका वाई बार आ जाएगा जो कि नैंड गेट का है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 डाल दीजिए। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का जो संकेत होता है वो आपका, एंड गेट का जो संकेत होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये दो इनपुट है, नैंड बनाना है तो इसके आगे नोट लगाना पड़ेगा, तो ये आपका नैंड गेट का संकेत हो गया। एंड गेट में 0 0 0 1 होता है, और नोट लगते ही ये सारे बदल जाते हैं। विस्तार से चर्चा जो है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट को अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल सत्यमान सारणी और ये इसका सिंबल हो जाता है। अब जो 2023 बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट है उन सब के लिए मैं एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि चैप्टर नंबर जो आपका 14 है उसमें से एक प्रश्न 4 अंक का आने वाला है, और उस 4 अंक के एक प्रश्न में आप अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को पढ़ लेते हैं। और मैं बता दूं कि इस पाठ में से आपको अथवा भी मिलेगा, और अथवा के नीचे जो प्रश्न होगा वो भी इसी चैप्टर से होगा। तो अगर आप अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा उसका डायग्राम, उसकी बनावट, उसकी वर्किंग, उसमें इनपुट सिग्नल, उसके आउटपुट सिग्नल, उनका ग्राफ, ये सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये 4 नंबर आप बेधड़क ले जा सकते हैं। कोई भी भगवान भी आ जाए तो भी थारा 4 नंबर रोक कौन सके, अगर थे 2 टॉपिक पढ़ लिया तो। और दोनों का वीडियो आपको चैप्टर नंबर 16 में प्ले लिस्ट में जाओगे वहाँ पे देख लेना यार, 16वें चैप्टर में है या किस नाम से, 14 चैप्टर के नाम से, 14वें चैप्टर के नाम से डाला है, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ, दावा करता हूँ, एक बार के पढ़ने से ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, ये हमारी जो एसी जो वेव होती है उसमें से ये आधी वेव को आउटपुट के फॉर्म में डाल देता है, आधी वेव को आउटपुट के फॉर्म में डाल देता है। प्लस इसमें एक जनरल आपका डायोड होता है, पीएन डायोड। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर क्या करता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी हमारी पूरी वेव को आउटपुट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें 2 पीएन डायोड्स होते हैं, ये 2 डिफरेंस हो गए, बात खत्म। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अर्ध तरंग दिष्टकारी की वो आधी होती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी की डबल हो जाती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है। तो ये सारे जो डिफरेंस हैं वो आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। हमारे 12th क्लास की फिजिक्स के जो नोट्स हैं वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, भूल जाऊंगा यार मैं, 025, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स की पीडीएफ जो है वो चार्जेबल रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध नहीं होगी। उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लें, सर आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, दावे के साथ हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई भी प्रश्न आपको हमारे नोट्स के बाहर से नहीं मिलेगा, कम से कम आपको हमारे नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप उनको हाथ से कॉपी में लिख लेते हैं तो बहुत बेहतर। अभी तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद में काफ़ी समय है, आप लिखेंगे और वीडियो से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आप लोगों का जैसा सपोर्ट रहेगा, आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लियर एकदम। या सूगलो सो भेज दो कि पढ़ने में ही समझ में को नहीं आएगा, गुरुजी के ही समझ में को नहीं आएगा, के लिखेड़ो है, ऐसे अगर फोटो भेजोगे तो फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग जो है वो हमें चाहिए। आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप प्लीज़ वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पेपर सॉल्यूशन के साथ में।